नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हनुमानगढ़ समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन मुस्तैद है। रेलवे स्टेशनों के अलावा महाकाल मंदिर को भी उड़ाने की धमकी दी गई। सुरक्षा को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ मिलकर स्टेशनों की तलाशी ले रही हैं। संदिग्धों पर पैनी नजर है, साथ ही स्टेशनों पर आने वाली गाड़ियों की भी सघन तरीके से तलाशी ली जा रही। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। स्टेशन मास्टर को अज्ञात शख्स देकर गया चिट्ठी। जिहादियों की मौत का बदला लेने की चेतावनी। हनुमानगढ़ स्टेशन मास्टर को अज्ञात शख्स के जरिए दी गई ये वही चिट्ठी है जिसमें प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पीले रंग के लिफाफे में भेजी गई इस चिट्ठी में उज्जैन महाकाल मंदिर के अलावा जयपुर के कई धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने का जिक्र है। बताया जा रहा है कि चिट्ठी पर हनुमानगढ़ पोस्ट ऑफिस की 30 सितंबर की मोहर लगी है। धमकी भरे खत के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जीआरपी, आरपीएफ, जंक्शन थाना टीम स्टेशन पर पहुंची और बारीकी से जांच की। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को कल जैश ए मोहम्मद के नाम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जिनको यहाँ टिकट पर लगाया गया है। इस तरफ जो है यात्री बैठे हैं और फिलहाल जो है यहाँ खतरे की ऐसी कोई संभावना भी, कोई संदिग्ध वस्तु भी कहीं नजर नहीं आ रही। खत में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर में मारे गए जिहादियों की मौत का बदला लेने की बात कही गई है, जबकि धमकी भरा खत लिखने वाले शख्स ने खुद को एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। 30 अक्टूबर को जिन रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है उनमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बूंदी, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर मंडल और मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जबकि 2 नवंबर को उज्जैन महाकाल मंदिर को उड़ाने की धमकी भी शामिल है। उच्च अधिकारियों का आदेश मिले कि आप रेलवे स्टेशन पर जाके कोई चेक करो कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिले। उन्हीं के आदेश से यहाँ पर आए हैं और स्टेशन पर हमने चेक किया और ट्रेन के डिब्बे भी चेक किए, लेकिन कोई ऐसी वस्तु हमें मिली नहीं है। फिर भी सघन तलाशी जारी है, चाहे कोई संदिग्ध वस्तु ना मिले कोई इस प्रकार की। धमकी भरे खत में राजस्थान और मध्य प्रदेश को खून से रंगने की बात लिखी है। खत में लिखा गया है कि हे खुदा मुझे माफ कर, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। हम ठीक 30 अक्टूबर को जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बूंदी, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर मंडल, मध्य प्रदेश के भी रेलवे स्टेशन, 2 नवंबर को उज्जैन महाकाल मंदिर, जयपुर के कई धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशन और सैन्य अड्डों को बम से उड़ा देंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश को खून से रंग देंगे। जैश ए मोहम्मद, खुदा हाफिज। धमकी भरा खत मिलने के बाद प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीकानेर, अलवर, उदयपुर समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे लेटर के अनुसार जो हमें सूचना मिली है, सुबह से ही हमारी आरपीएफ, जीआरपी पूरे स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्मों पर संदिग्ध कोई भी पैसेंजर दिखता है उसको चेक कर रहे हैं। कोई भी बैग या अनऑफिशियली कोई चीज़ दिखती है उसको गहन तरीके से चेक कर रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्मों पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज दिखती है तो उसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ अधिकारी स्टेशन पर संदिग्ध यात्रियों के बैग चेक कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के मोहम्मद सलीम अंसारी नाम से भेजे गए धमकी भरे खत के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। हनुमानगढ़ क्षेत्र और प्लेटफॉर्म का गहन निरीक्षण किया गया। जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उस शख्स को तलाशा जा रहा है जिसने हनुमानगढ़ स्टेशन मास्टर के हाथ में धमकी भरा खत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।
आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी की कार्रवाई के बीच आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया गया। एसीबी ने बुधवार सुबह राजेंद्र विजय के कोटा, दौसा, जयपुर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब आपको बता दें कि राजेंद्र विजय ने 7 दिन पहले ही कोटा के डिविजनल कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया था। रिपोर्ट में समझिए। छापेमारी के बीच आईएएस राजेंद्र विजय पर एक्शन। आईएएस राजेंद्र विजय को किया गया एपीओ। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की कार्रवाई के बीच कार्मिक विभाग ने कोटा के डिविजनल कमिश्नर आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को दी गई है। अब एसीबी उनसे आगे की पूछताछ करेगी। इससे पहले कोटा संभागीय आयुक्त के दौसा, कोटा और जयपुर के ठिकानों पर एसीबी ने रेड की। मामले में एसीबी ने आज सवेरे आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर दबिश दी। ये दबिश 4 ठिकानों पर दी गई, जिनमें जयपुर, दौसा, कोटा के अलावा अन्य जगहों पर भी शामिल है। और हम दिखा रहे हैं जयपुर के सांगानेर तालुके कूट, जहां पर आईएएस राजेंद्र विजय का एक घर है, और वहीं पर एसीबी की टीम इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। एसीबी की टीम आज अल सवेरे यहां पर पहुंची, जिसमें एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ यहां पर शामिल रहे। और बताया जा रहा है कि कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें लगातार एसीबी मुख्यालय को मिली थी, जिसके बाद डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशों के बाद आज इन ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं, काफी वक्त से मिल रही थी, जिसके बाद एजेंसी उन पर नजर रख रही थी। मंगलवार को एसीबी ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बैंक अकाउंट्स या इससे जो भी संबंधित दस्तावेज जो इस केस से संबंधित हैं, वो हमने लेके और आगे जो अनुसंधान अधिकारी हैं उनको प्रेषित कर रहे हैं। राजेंद्र विजय को महज 10 दिन पहले ही कोटा का संभागीय आयुक्त बनाया गया था। यहाँ एसीबी ने उनके सरकारी आवास और ऑफिस की तलाशी ली। हालांकि राजेंद्र विजय सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुए थे। फिलहाल वो सर्किट हाउस में ठहरे थे, जहां एसीबी ने उनसे कई घंटे पूछताछ की थी। ये जो सर्च ऑपरेशन सर्किट हाउस में चला, करीब 6 घंटे तक चला, और कोटा की अगर बात करें तो 3 घंटे तक, माफ कीजिएगा, 3 जगह पर ये सर्च ऑपरेशन चला। सर्किट हाउस, जो संभागीय आयुक्त का आवास जहां पर वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और संभागीय आयुक्त कार्यालय। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें आईएएस राजेंद्र विजय पर शिकंजा कसा है, और शिकंजा कसने के साथ में एसीबी ने सर्च ऑपरेशन किया। प्रदेश भर में महत्वपूर्ण तथ्य जो है सूचना के मुताबिक एसीबी की तरफ से जुटाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो तथ्य हैं उनके साथ में क्या कुछ निकल करके आता है, और अब नेक्स्ट स्टेप में आईएएस राजेंद्र विजय पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो होती है। राजेंद्र विजय दौसा के दुब्बी गांव के रहने वाले हैं। बुधवार को एसीबी की टीम दुब्बी में उनके घर पहुंची, जहां उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिला, जिसके बाद डिप्टी एसपी नवल मीणा ने कार्रवाई करते हुए उनके मकान को सील कर दिया। आइए इन सब के बीच आपको बताते हैं कौन है आईएएस राजेंद्र विजय। 1991 में एसीएम पद पर अंडर ट्रेनिंग रहते हुए कार्यकाल शुरू किया। 1992 में उनियारा में विकास अधिकारी रहे। अगस्त 1993 से सितंबर 1993 तक सुजानगढ़ के एसीईएम रहे। अलवर में एडीएम सिटी, डीआईजी रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प के पद पर भी काम किया। भरतपुर में अतिरिक्त कलेक्टर रहे। आरएसआरटीसी जयपुर में डिप्टी जनरल मैनेजर रहे। जेडीए में डिप्टी कमिश्नर रहे। बालोतरा के कलेक्टर भी रह चुके हैं।
कोटा में ज्वाइनिंग से पहले RUIDP में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब तक पुलिस महकमे अपने जवानों के जरिए ही कानून और यातायात व्यवस्था संभाल रहा था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ड्रोन के जरिए आसमान से शहर भर पर न सिर्फ नजर रखेगा, बल्कि आसमान से ही गाड़ियों के चालान भी काटे जाएंगे। कैसे, आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। वाहन चालक हो जाएं सावधान, ड्रोन से कटने जा रहा चालान। जयपुर पुलिस वक्त के साथ हाईटेक होती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस हाईटेक ड्रोन से गाड़ियों का चालान काटने जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता से डीसीपी ट्रैफिक ने खास बातचीत में बताया कि शहर में जिन पॉइंट्स पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है, जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं और जहां ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात नहीं रहते हैं, वहां ड्रोन की मदद ली जाएगी। जो VS एंटरप्राइज नाम से कंपनी है, उसके साथ हमने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली इसका एम यही है कि यादगार को सेंटर बना के अभी अराउंड 5 किलोमीटर का जो जोन है, उसमें सिंगल ड्रोन फ्लाई किया जा रहा है। 5 से 7 फ्लाइट हो रही है एवरीडे, ईच फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो इसमें मेनली वही है कि जहाँ जिन पॉइंट्स पे कैमरे नहीं है और जिन पॉइंट्स पे हमारी जो मैन पावर नहीं है, तो उन स्थानों पर हमारा जो ड्रोन सर्वेलेंस हो रहा है, हमने कंट्रोल रूम के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो वहाँ की जो फीड एंड फुटेज है वो अवेलेबल हो रही है और वहाँ पे यातायात को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक सागर ने बताया कि जयपुर में ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। इसमें ड्रोन से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि मैन पावर कम होने से ड्रोन काफी लंबे इलाके में ट्रैफिक जाम पर निगरानी रखकर उसे सुचारू कराने में मदद करेगा। तो ड्रोन का पहले तो ये है कि मैन पावर इससे कम लगेगी। जो भी हमारी चालानी कार्रवाई है, अभी सेकंड स्टेज हमारा ड्रोन में वही है कि जो भी हमारी चालानी कार्रवाई है वो वाया ड्रोन हम कर सके, क्योंकि जो कैमरा रेजोल्यूशन है इन ड्रोन्स का वो काफ़ी अच्छा है और इसमें नंबर प्लेट रीड हो पा रही है। तो चालानी कार्रवाई रहेगा। और सेकेंडली जहाँ पर हमारा जो मैन पावर है उसको हम यूज़ कर पाएंगे यातायात को सुव्यवस्थित कराने के लिए। जयपुर पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ड्रोन उड़ाने शुरू किए हैं, जो 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों की सीधी तस्वीरें पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। स्वदेशी ड्रोन 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और बिना रुके 1 घंटे तक काम कर सकता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे की वजह से ड्रोन दूर की चीजों को भी साफ साफ देख सकता है। तकनीकी खराबी होने पर ड्रोन अपने आप ड्रॉप पॉइंट पर वापस आ जाता है। जयपुर में फिलहाल ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस निजी कंपनी के सहयोग से ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो जयपुर पुलिस इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। उदयपुर में आतंक मचा रहे आदमखोर पैंथर को काबू में करने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। वन विभाग की टीम ने हंटर को बुला लिया, जिससे अब आदमखोर पैंथर की खैर नहीं है। रिपोर्ट में समझिए। खत्म होगी आफत, अब आदमखोर की शामत। शूटर करेगा वार, शिकारी का होगा शिकार। डरने और भागने की अब पैंथर की बारी। वन विभाग ने की हंटर से यारी। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर का आतंक जारी है। पिछले 12 दिनों के अंदर पैंथर ने गोगुंदा में अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया है।
ऐसे में अब वन विभाग ने इस दहशत को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है और पैंथर के शूटआउट का फैसला लिया गया है। इसके लिए ग्रेट हंटर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन विभाग के इस फैसले को आखिरी हथियार माना जा रहा है। पैंथर के खात्मे की जिम्मेदारी मिलने के बाद हैदराबाद के जाने माने शूटर नवाब शाफत अली खान गोगुंदा पहुंच चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अब तक शाफत अली की बंदूक की गोली से कोई आदमखोर नहीं बच पाया है। ऐसे में मौके पर पहुंचते ही उन्होंने सीसीएफ सुनील छिदरी और डीएफओ अजय चित्तौड़ा से घटना की पूरी जानकारी ली और एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। बताते चले कि गोगुंदा में अब तक 7 लोगों का शिकार तेंदुआ कर चुका है। सबसे पहले 19 सितंबर को उंडीथल गांव में एक बच्ची को शिकार बनाया। इसके बाद 19 सितंबर को ही भेवड़िया गांव में खुमा नाम के एक शख्स पर हमला हुआ। 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी बाई नाम की महिला का शिकार हुआ। 25 सितंबर को कुंडाऊ गांव की 5 साल की बच्ची सूरज को तेंदुए ने मार डाला। 28 सितंबर को गुर्जर का खेड़ा गांव की गटूबाई को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। 30 सितंबर को राठौड़ों का गुड़ा गांव के पुजारी विष्णु गिरी का शिकार किया। 1 अक्टूबर को कमला कंवर नाम की महिला का केलवा का खेड़ा गांव में शिकार किया। पैंथर के हमले और ग्रामीणों में डर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब हंटर के मौके पर पहुंचने से लोगों को राहत तो मिली है, हालांकि टेंशन अभी भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। साइबर क्राइम को लेकर अब केंद्र सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। तकरीबन 2 करोड़ मोबाइल कनेक्शन सरकार बंद कर देगी। वहीं यह बताया जा रहा है कि 2.26 लाख मोबाइल के आसपास हैंडसेट जो हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई जाली दस्तावेजों पर लिए गए कनेक्शंस और साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किए गए कनेक्शन के खिलाफ हो रही है। केंद्र सरकार साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि विभाग करीब 2 करोड़ 17 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद करने की योजना बना रहा है। ये कार्रवाई जाली दस्तावेजों पर लिए गए कनेक्शनों और साइबर अपराध में दुरुपयोग के लिए उपयोग किए गए कनेक्शनों के खिलाफ की जाएगी। दूरसंचार मंत्रालय ने करीब 2 करोड़ 17 लाख मोबाइल कनेक्शन काटने का फैसला लिया है। मंत्रालय 2,26,000 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक करने की तैयारी में है। ये मोबाइल नंबर या हैंडसेट जाली दस्तावेजों पर लिए गए हैं। आशंका ये भी है कि इनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की एक बैठक में ये डेटा साझा किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 महीनों में भारतीयों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी हुई है। ज्यादातर साइबर धोखाधड़ी कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, म्यांमार से चलाए जा रहे कॉल सेंटरों से की जा रही है। 5000 से ज्यादा भारतीय कंबोडिया में भी फंसे हुए हैं, जिनसे साइबर धोखाधड़ी जबरदस्ती कराई जा रही है। गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम के डाटा से पता चला है कि भारतीयों को निशाना बनाने वाले साइबर क्राइम की संख्या में तेजी आई है। दूरसंचार विभाग ने सभी सर्विस प्रोवाइडर से हर हफ्ते उन भारतीय मोबाइल नंबरों का डेटा मुहैया करवाने को कहा है जो हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार में रोमिंग सुविधा के तहत हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सवाई माधोपुर में इन दिनों खनन माफिया के हौसले बुलंद है। आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत से खनन माफिया बनास समेत दूसरी नदियों से धड़ल्ले से बजरी खनन कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये कि सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में बजरी खनन की कोई वैध लीज भी नहीं दी गई है। रिपोर्ट देखिए आप। सवाई माधोपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद। बनास नदी पर अवैध तरीके से बजरी खनन। विभाग और पुलिस पर मिली भगत का आरोप। सवाई माधोपुर में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें इन दिनों सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि खनन विभाग और पुलिस की मिली भगत से बनास नदी पर धड़ल्ले से अवैध तरीके से बजरी का खनन किया जा रहा है। जानकारों की माने तो अप्रैल महीने में ही खनन के लिए सरकारी लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की दलील है कि लीज के दौरान जो बजरी का स्टॉक किया गया था उसे नीलाम कर निकाला जा रहा है, जबकि आरोप है कि स्टॉक की आड़ में ही बजरी के अवैध खनन का कारोबार हो रहा है। लीज यहाँ पर लास्ट ईयर के अप्रैल 24 तक तो यहाँ लीज थी। 28/4 तक 24 तक यहाँ पे लीज ग्रांट थी। सवाई माधोपुर तहसील में लीज चालू थी। अप्रैल 24 के बाद से अब तक वो लीज, अभी वर्तमान में कोई लीज नहीं है। और जो पुराने स्टॉक किए हुए होंगे, जो डिपार्टमेंट की जानकारी भी नहीं होगा, वो हो सकता है उनमें से उठा रहे हों। और काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट ने जो स्टॉक सीज कर लिए हैं उनकी नीलामी भी हमने 19 तारीख कर दी थी। उस नीलामी में के आधार पर जी जो हम सबकी बहुत ही लाडली, बहुत ही प्यारी हमारी ऐसी बहन थी, जी कहते थे उनको, मैं उनके यहाँ मैं आया हूँ। आज 2 अक्टूबर है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया गया था। इस सेवा पखवाड़े के तहत आज एक राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और ऐतिहासिक काम भी हुआ है। जो ऐसे हमारे घुमंतु, अर्ध घुमंतु, जो ऐसे लोग थे जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं रहता था, चलते फिरते रहते थे, ऐसे 21,000 परिवारों को आज हमने पट्टा देने का काम किया है, जिससे उनका एक स्थायी निवास बन जाए। इसलिए आपके माध्यम से ऐसे उन सब परिवार वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा है। और तो जोधपुर में इस वक्त सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सूर्यकांत अवैस को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिजनों से भी वो मुलाकात करते नजर आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।